इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, संसदीय कार्य, वित्त और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, माननीय सांसद श्री विनोद सोनकर जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री मोहसिन रजा जी, सुरेश पासी जी, धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय विधायक श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती गरिमा सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रहरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री तेजभान सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जन विश्वास यात्रा से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित अमेठी से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं इस भूमि को और यहां के नागरिकों का अभिनंदन करते हुए क्रांतिकारियों की, संतों, सिद्धों, ऋषियों की इस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अमेठी में मध्यकाल में ही एक सूफी संत हुए थे। और उन्होंने यहां की धरती में अपनी दोहावली के माध्यम से उस कालखंड में जो अपनी रचनाएं रची थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने यही से कहा था कि योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। स्योतार महायोगी गोरखनाथ के वे अनन्य अनुयायी थे और उन्होंने उस योग की साधना में इतने पारंगत हुए थे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी। भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है, वह व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं देखती। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। याद करिए,
आपके पूर्व सांसद जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं, अमेठी की जनता को कोसते हैं। भाइयों बहनों, मैं ये नहीं समझ पाया कि इतना तो खुद गर्ज किसी को नहीं होना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में योगदान दिया, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए उन्हें बार बार कोसना, उन्हें कटघरे में खड़ा करना, अपनी नाकामयाबियों को न देखना, अपने काले कारनामों को न देखना, मुझे लगता है ये अमेठी के साथ, प्रदेश के साथ और देश के साथ अन्याय होगा। और यही होता रहा है, अमेठी के साथ यही होता रहा है। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति, जाति, मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। सत्ता के प्रति जो इनकी अति लालसा थी, इसने देश का भी विभाजन करवाया था। और यही लालसा लगातार तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए कभी कश्मीर में धारा 370 लगाती थी, कभी अयोध्या में राम मंदिर पर ताला बंद करवाती थी, और कभी राम सेतु को तोड़ने के लिए ये लोग लालायित दिखाई देते थे। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। और जब उन्हें लगता है कोई चुनाव आ गया तो भाइयों बहनों फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में, और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। और भाइयों बहनों, हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हम सबको इस बारे में विश्वास होना चाहिए कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए और भी सौभाग्यशाली है। हम अपने सौभाग्य के लिए गौरव की अनुभूति करें और मुझे लगता है हर भारतीय को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर भी हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है।
कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे थे। समाज के हर एक तबके के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे। प्रदेश में हमारी सरकार कार्य कर रही थी। मैं देख रहा था कि कोरोना कालखंड में भी आपकी लोकप्रिय सांसद, आपके विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा कर रहे थे। लेकिन उस समय कांग्रेस फर्जी बस के नंबर देकर के श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने देखा होगा, भाई बहन का फर्जीवाड़ा। 1000 बस का नंबर हमें दिए और जब मैंने उनकी जांच कराई तो पता लगा कि स्कूटर का नंबर दे दिया। ये तो एक वाहन का मैंने आरटीओ के यहां जांच करवाया तो पता लगा कि एक ट्रक जो पहले ही कंडम हो चुका कबाड़ी के यहां पड़ा हुआ उसका भी नंबर दे दिए। अब आप सोचिए, कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक श्रमिक की जान को बचा रहे हैं, कोटा से अपने युवाओं को वापस ला रहे हैं, प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने नौजवानों को वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और कांग्रेस फर्जी बस का और स्कूटर का नंबर देकर के उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने दृश्य तो देखा होगा ना, जब हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, कार्रवाई करवाई थी। और इसलिए कार्रवाई कराई थी क्योंकि सरकार की कार्रवाई में बाधा पैदा करके ये लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे। कहीं कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उनका कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं था। पिछले 2 महीने से जब चुनाव की आहट सुनाई दी तो ये लोग जहां तहां थोड़ा अपना दर्शन देने के लिए आ रहे होंगे। यानी ये चुनावी पर्यटन है। चुनावी पर्यटन के बाद फिर 4.5 साल तक ये लोग गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे और फिर दिखाई दे रहे होंगे, आ रहे होंगे। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, अलग अलग काम धाम इनके होते हैं और उसी में फिर निकल पड़े हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस देश की तस्वीर को बदला है और इस देश के प्रत्येक नागरिक की तकदीर को बदलने का कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7.5 वर्ष के दौरान। हमने तो नारा कोई ऐसा नहीं दिया था, हमने कोई गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक ही मंत्र दिया, सबका साथ और सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास का किया हमने। समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनकी सरकार के 5 साल में 18,000 लोगों के लिए मकान स्वीकृत हुए, दिए नहीं, अभी कागजों में स्वीकृत हुए थे। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार के 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, हमने अब तक 43 लाख परिवारों को एक मकान दे दिया है। 43 लाख परिवारों को 2,61,00,000 परिवारों को एक शौचालय दे दिया है। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय भी दे दिया है। 1,43,00,000 परिवारों को विद्युत का फ्री में कनेक्शन भी दे दिया है। और यही नहीं, 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवा दिया है। क्या कर रही थी कांग्रेस? 55-60 वर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार अवसर मिला था। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? और बहन जी को भी 3 बार अवसर मिला था।
क्या कर रही थी ये सभी। भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के दौरान देश को हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई। गरीब को राशन भी मिल रहा है, गरीब को मकान भी मिल रहा है, समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देने का कार्य भी हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कोई सोचता था अमेठी होके हुए जाएगा, लेकिन आज अमेठी का भी एक बड़ा भूभाग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ा है। और भाइयों बहनों, ये केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, अभी तो इसमें औद्योगिक क्लस्टर बनने हैं। अमेठी के लोगों को यहीं पर उसके किनारे नौकरी और रोजगार भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होने जा रही है। आज तो ये हकीकत है, इतने कम समय में एक्सप्रेसवे का बन जाना। अब एक्सप्रेसवे कोई इसको तो छुपा नहीं सकता, लेकिन हम लोगों ने बना के तैयार किया है। आज तो मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला 1947 से लेकर 2017 के बीच 70 वर्षों में प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। अगर मैं 1947 के पहले जोड़ दूं तो कुल 17 मेडिकल कॉलेज बने थे प्रदेश में। और भाइयों बहनों, आज हम लोग प्रदेश में 35 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 4.5 वर्ष में 35 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें अमेठी का भी एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के लिए तिलोई में आज भारतीय यानी यहां पर 200 बेड्स का हॉस्पिटल भी यहां पे लोकार्पित हो गया है। भाइयों बहनों, ये विकास की प्रक्रिया पहले भी चल सकती थी। ये गरीबों को मकान, गरीबों को शौचालय, गरीबों को विद्युत का कनेक्शन, गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, ऑक्सीजन के प्लांट लगना। स्मृति जी ने जाने कहां से ला करके हर हॉस्पिटल में एक एक प्लांट स्थापित कर दिए हैं। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज लग चुके हैं। क्या कर रहे थे लोग 50 वर्षों तक? विकास की सोच थी नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा पहले कहां जाता था? आपकी समझ में आया होगा। ये जो गरीबों के आज मकान पैसे से हम लोग बना दे रहे हैं, पैसा पहले भी था, लेकिन ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा पहले चला जाता था सपा समाजवादी पार्टी के बबुआ के जो चिढ़ है, वो कह ही रहे हैं ना। चुनाव आयोग से उन्होंने गुहार की है कि छापे चुनाव के बाद डलवाना है। ये नोट की नोटियां जो निकल रही हैं, ये जेसीबी से जो नोट निकाले जा रहे हैं, आपने जेसीबी से मिट्टी निकलते हुए तो देखा होगा, लेकिन जेसीबी से नोट की गड्डियां निकलती हुए देखी हैं? ये नोट की गड्डियां वही निकल रही है भाइयों बहनों। जो गरीबों के लिए मकान के लिए पैसा आया था पिछली सरकारों में, गरीबों के लिए अन्न के लिए जो पैसा पिछली सरकारों के लिए था, गरीबों के लिए स्वास्थ्य के लिए जो पैसा था, गरीबों के लिए अन्य योजनाओं का जो पैसा था, वही पैसा ये सब अपना बटोर बटोर करके रखे हुए थे। आज उसी पैसे को निकाल करके फिर से उसको विकास के कार्यों में हम लोग लगवाएंगे, इसलिए जेसीबी चलवाई जा रही है। और इस कार्य को हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था, जब सरकार में आए थे तभी हमने कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे,
इन सबको पहले उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई और जहां पर लगा ये अवैध है, वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है। जब माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाती है तो उनको बुरा लगता है। भाई और बहन को जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है तो दोनों को बुरा लगता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये लोग आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेते हैं। ये लोग पेशेवर अपराध समाज के हर एक तबके के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे। प्रदेश में हमारी सरकार कार्य कर रही थी। मैं देख रहा था कि कोरोना कालखंड में भी आपकी लोकप्रिय सांसद, आपके विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा कर रहे थे। तो भाइयों बहनों, मैं भी आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। आप मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का ये भाई बहन बना लेते? याद करिए, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जब पहले राष्ट्रपति जा रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय इनके परनाना ने विरोध किया था। यानी भगवान के मंदिर का हो रहा, उन्होंने कहा ये नहीं करना चाहिए। यानी कश्मीर में धारा 370 लगाने में उनको गुरेज नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जड़ थी। लेकिन सोमनाथ के मंदिर का विरोध जरूर कर रहे थे। भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी ये लोग कर रहे थे। और कुछ लोग तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज जो कह रहे हैं हम सत्ता में होते तो मंदिर का निर्माण अब तक कर चुके होते, तो फिर राम भक्तों पर गोलियों चलाने वालों माफी मांगोगे? राम भक्तों से क्या माफी मांगोगे इस कार्य के लिए? राम भक्तों का नृशंस हत्या करने वाले लोग आज मंदिर की बात कर रहे हैं। यही आपकी ताकत है भाइयों बहनों, यही ताकत है आपकी। आज वे सब आपके सामने नतमस्तक है, और इसलिए आपके सामने नतमस्तक है क्योंकि इन्होंने पहले वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति की। इन लोगों ने पहले जातिवाद के नाम पर समाज को बांटा, और जब इन्हें लगा कि मोदी जी के आने के बाद वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद ये सब चला गया कूड़े के दान में, अब तो देश के अंदर एक ही बात गूंज रहा है, वह बात है राष्ट्रवाद का। तो अब ये भी नतमस्तक आपके सामने हो चुके हैं। नहीं तो ये लोग पहचानते ही नहीं थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहते थे। कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैंने कहा रे बेकार की बात करते हो। फैसला आएगा, एक मच्छर नहीं मरेगा, सबसे शांतिपूर्ण दिन रहेगा। और हुआ ना, जिस दिन 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था, प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटित हुई। उत्साह के साथ सब लोग मग्न थे। शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण दिन था। ऐसा लगता जैसे राम राज्य आ गया है, राम राज्य का दिन था भाइयों बहनों। 500 वर्षों के बाद ये सपना साकार किया है मोदी जी ने, लेकिन इन लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, राम मंदिर का निर्माण हो, इनको अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा अभी काशी में, भाइयों बहनों, अभी आपने काशी में देखा होगा, काशी में
भगवान विश्वनाथ के भव्य धाम का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और भव्य धाम काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होकर के आपने देखा होगा, टेलीविजन में कितने लोगों ने देखा काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन का कार्यक्रम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने वहां पे क्या काम किया था? गए, पहले गंगा जी में डुबकी लगाए। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद गंगा जल अपने साथ कलश लेकर के आए थे और कलश को लेकर गंगा जल लेकर के स्वयं गए, भगवान शिव का अभिषेक किया।